ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इको। इको इसको बोलते हैं। इससे जो टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है वो क्या अपना वेव मोशन एंड साउंड। ठीक है, टॉपिक का नाम है मेरा इको। इससे पहले जो टॉपिक क्या था वो क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या फिर रिपीटेशन ऑफ साउंड। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इको की। इको क्या है? इको जो अपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था वैसा ही है। इको क्या है? कंप्लीटली बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और रिपीटेशन ऑफ साउंड फ्रॉम अ रिजिड ऑब्स्टेकल। किसी भी रिजिड मतलब क्या होता है? आपका सॉलिड बॉडी से साउंड का जाना, टकराकर वापस आ जाना। ठीक है, वो कहलाता है आपका इको। ठीक है, जैसे अपना रिफ्लेक्शन किया था ना, साउंड जा रहा है, रिफ्लेक्ट करके वापस आ रहा है, वैसे ही आपका इको होता है। साउंड जाएगा, टकराकर वापस आएगा, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो जैसे आपका रिफ्लेक्शन है वैसे ही होता है, साउंड का जाना, टकराकर वापस आ जाना, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और रिपीटेशन ऑफ साउंड फ्रॉम अ रिजिड ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड इको। ठीक है, इको में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई हिल है, ये सॉलिड बॉडी है, रिजिड ऑब्स्टेकल है, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और उसने क्या किया, बोलना स्टार्ट किया, हेलो, हाय, हाउ आर यू, इस तरह कुछ बोलना स्टार्ट किया। तो यहाँ से इसका साउंड जाएगा और टकरा के वापस क्या होगा, इसी को सुनाई देगा, रिपीट होकर वापस सुनाई देगा। आपने किया भी होगा, जैसे आप बोलते हैं कभी हिली एरिया पे जाके हेलो, तो साउंड हेलो 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 हेलो, इस तरह बार बार आपको आपको वापस सुनाई देता है रिपीट होके, वो क्या कहलाता है आपका इको। ठीक है, इको में जो इसकी कंडीशंस है वो बड़ी आसान है। पहले इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लेते हैं कि इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होता है इको का। ठीक है, साउंड जा रहा है रिजिड बॉडी से, टकराकर वापस आ रहा है, आप ही को सुनाई दे रहा है, तो ये क्या हुआ आपका इको। अब आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू या वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पता है ये बात अपन को। आप यहाँ पर देखिए, यह आपका, इसको मैं डी लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हर जगह डी लिखा हुआ है वैसे तो यहाँ पर ये ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने लिया हुआ है जाने का डिस्टेंस कितना है आपका, साउंड का एस डिस्टेंस लिया मैंने ना। साउंड जाएगा, टकरा कर वापस आएगा, जाएगा भी एस, तो आने का भी कितना डिस्टेंस होगा आपका एस। जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस कितना हो गया आपका एस एस। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू एस प्लस एस डिवाइड बाई टी। वही फॉर्मूला है कॉमन। तो यहाँ पर जो टोटल फॉर्मूला बनेगा वी इज इक्वल टू 2s बाई टी। ठीक है, अगर आप मॉड्यूल में देखेंगे तो मॉड्यूल में क्या दिखाई देगा, 2d बाई टी। ठीक है, कई जगह ऐसे दिखाई देगा। एस बेसिकली हम लोग डिस्टेंस को लिखते हैं, लेकिन आपको कॉमनली क्या दिखाई देता है, 2d बाई टी। कुछ भी दिखिए, कोई कंफ्यूज मत होना, वी इज इक्वल टू 2s बाई टी या 2d बाई टी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे तो आप निकाल सकते हैं मीटर पर सेकेंड ही होगा, बस यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका किसका फॉर्मूला है, इको का, v इज इक्वल टू 2s बाई टी या फिर 2d बाई टी। अगर आपसे बोला जाए कि भैया यहाँ पर डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि सर vt बाई 2। ठीक है, अब मैं कॉमन अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या मैं निकाल सकता हूँ ऐसे कॉमन वैल्यू डिस्टेंस का, कि मिनिमम कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड है इको करने के लिए। जैसे कि मैं इस रूम में खड़ा हूँ, इस रूम में मुझे इको सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है, जबकि यहाँ पर एयर अवेलेबल है, नॉर्मल साउंड है। ठीक है, तो हर चीज़ में इको सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? तो उसने बोला कि यार किसी भी इको क्रिएट करने के लिए मुझे कोई पर्टिकुलर टाइम गैप रिक्वायर्ड है और पर्टिकुलर डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। मेरा कितना रिक्वायर्ड है कि ठीक है, एक काम करते हैं, टाइम गैप तो हम लोग साइंटिफिक जो प्रूव्ड है वो वाला वैल्यू यूज करेंगे, और डिस्टेंस का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। डिटेल में समझाता हूँ, इधर देखिए। स्पीड वी इधर कितना ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, 340 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होता है 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टी का वैल्यू मैं यूज कर रहा हूँ 0.1 सेकेंड या फिर 1/10 सेकेंड। रीजन बताऊंगा कि मैंने यही क्यों यूज किया है। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो एस का वैल्यू कितना आएगा, एस इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 340, 1/10 और 2, राइट। ठीक है, इसको इससे कैंसल आउट करो, एस का वैल्यू कितना आएगा आपका 17 मीटर। ये 17 मीटर क्या आया कि सर ये वो डिस्टेंस है, 17 मीटर इज द डिस्टेंस जहां पे इको आपको सुनाई देगा। मिनिमम डिस्टेंस जिसमें क्या होगा, इको आपको सुनाई देगा। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, मतलब अगर इससे कम डिस्टेंस होता है तो आपको इको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, दिस इज द मिनिमम, 17 मीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको। 17 मीटर, 17 मीटर जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो मिनिमम डिस्टेंस जिसमें क्या होगा, आपको इको सुनाई देगा। ठीक है, इससे अगर कम करेंगे तो इको सुनाई नहीं देगा। कब, जब ये टाइम गैप मैंने कितना लिया हो, 0.1 सेकेंड। कब, जब स्पीड ऑफ साउंड कितना हो, इतना। जब ये कंडीशन होगी तो इतना डिस्टेंस मिनिमम होगा। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर टी का वैल्यू 0.1 ही क्यों लिया? आप यूनिट ले लेते 1 सेकेंड, आपने ये 0.1 ही क्यों लिया? तो ये जो वैल्यू है 0.1 सेकेंड, ये नॉर्मल ह्यूमन के लिए परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग है। क्या है ये? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। अगर आपने
लाइट में एक वर्ड सुना है परसिस्टेंस ऑफ विजन, तो आपको याद होगा उसका वैल्यू 1/16 आता था, 16 सेकेंड, याद है? ठीक है, वैसे यहाँ पर 1/10 सेकेंड है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन कोई भी 2 साउंड वेव सुनने के लिए उसको मिनिमम 1/10 सेकेंड का गैप रिक्वायर्ड होता है। 2 साउंड वेव सुनने के लिए कितना गैप रिक्वायर्ड होगा? उसको मिनिमम 1/10 सेकेंड का। ठीक है, मतलब इससे गैप अगर कम होता है तो वो 2 साउंड वेव को एक साथ नहीं सुन पाता। मतलब जैसे मान लो एक क्लासरूम में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो सवाल कर रहे हैं। पहले एक ने सवाल पूछा और उसी के साथ दूसरे ने भी कुछ ना कुछ बोल दिया बीच में, तो क्या आप दोनों का सवाल समझ पाओगे? नहीं। आप क्या बोलोगे? भैया एक रुक जाओ, 1 बाय 1 करके पूछो। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों ने फील किया होगी ये चीज़। इसका मतलब हो क्या रहा है कि ना 2 साउंड वेव सुनने के लिए मुझे उन दोनों के बीच में कितना गैप रिक्वायर्ड है? 1/10 सेकेंड का, मिनिमम 1/10 सेकेंड का। इससे कम होगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये कहलाता है, ये जो टर्म कहलाता है वो कहलाता है आपका परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, विच इज t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। ठीक है, मेनली हम लोग ये यूज़ करते हैं, और इसी को कंसिडर करते हुए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर डिस्टेंस का जो वैल्यू निकाला है, कितना निकाला है? 17 मीटर। ठीक है, तो 17 मीटर क्या है कि 17 मीटर मिनिमम डिस्टेंस है किसके लिए? इको सुनने के लिए, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, ये डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आता है, कितनी बार आ चुका है, इवन कई बार NTSC में आया हुआ है। अच्छा है, मतलब डायरेक्ट वैल्यू है और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप याद रख सकते हो इजीली। ठीक है, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 0.1 सेकेंड। ठीक है, और v का वैल्यू मैंने कितना लिया? 340। कई बार ये वैल्यू अगर चेंज कर देगा तो डेफिनेटली यहाँ पर डेटा चेंज हो जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, मैंने 340 के लिए निकाला है। आप चाहो 330 के लिए निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है आपका मिनिमम डिस्टेंस एको सुनने के लिए। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन भाई? इसके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे, बड़ा आसान सा, कि v दिया हुआ है, t दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालो, निकाल सकते हैं। काफ़ी आसान सी कैलकुलेशन होती है इसकी। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है, कंडीशन फॉर इको। इको सुनने के लिए कंडीशन बताइए, मतलब कैसी कोई कंडीशन होती है क्या जिससे मतलब इको सुना जा सके? मैं कहा हाँ, कोई कंडीशन होती है। पहला, वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल जो स्पीड साउंड के बराबर होनी चाहिए। दूसरा, इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, वो ऑडिबल होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो हो कि सुनाई दे सके। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? मिनिमम डिस्टेंस बता दिया मैंने आपको, 17 मीटर होना चाहिए, तो कैलकुलेट कर चुके हम लोग। एक और कंडीशन होती है कि जो सोर्स से साउंड निकल रहा है उसकी वेवलेंथ रिजिड ऑब्स्टेकल की वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। रिजिड ऑब्स्टेकल मतलब ये वाला पार्ट, इसकी वेवलेंथ से, इसकी लेंथ से कम होना चाहिए। जो सोर्स ऑफ साउंड निकल रहा है उसकी वेवलेंथ इसकी लेंथ से कम होना चाहिए। तो छोटी छोटी कंडीशन है, कभी क्वेश्चन नहीं बनता, सब्जेक्टिव जरूर बन सकता है कि कंडीशन फॉर हियरिंग इनको, इस तरह का एक सवाल बन सकता है कि आप लिखो कि कंडीशन क्या क्या है उसके अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेन जो पार्ट है अपना वो ये है, और एक फॉर्मूला है इसका ये वाला, और एक फॉर्मूला है इसका ये वाला। मेनली आपको न्यूमेरिकल पर्पज से ये ध्यान रखना है। और जहाँ तक देखा जाता है सब्जेक्टिव का क्वेश्चन शायद नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो किससे रिलेटेड आएगा? इसका न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, जिसमें आपको दोनों फॉर्मूला ही ध्यान रखना है। ठीक है, सो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ वेव। एक्चुअल में हम लोगों ने जो वेव पढ़ा था उसका क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन मीडियम, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, याद है स्टार्टिंग का पहला जो लेक्चर था अपना? ठीक है, उनमें हम लोगों ने डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन जो पढ़ा था उसको 2 पार्ट में क्लासीफाई किया था, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों लिखे हुए हैं, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीड ऑफ वेव, अगर वेव है तो वेव की स्पीड ट्रांसफर की भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, और लॉन्गिट्यूडनल की भी होगी, दोनों की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों की स्पीड है। तो हम क्या कर रहे हैं, अच्छा जो ट्रांसवर्स वेव थी आपको याद होगा किससे ट्रेवल करती है? सॉलिड एंड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल थी वो सॉलिड, लिक्विड, गैस सबसे ट्रेवल कर रही थी, याद है? तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है कि सॉलिड मीडियम के लिए तो ट्रांसफर जो स्पीड होगा ट्रांसफर वेव का, एक्चुअल में हम लोग इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग साउंड पढ़ रहे हैं, और साउंड कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, और मेनली साउंड किस में ट्रेवल करता है आपका? यहाँ पर जिसमें ट्रेवल करता है, तो हम उसी पार्ट को ज़्यादा फोकस करने वाले हैं फाइनली। ये से छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है। ओके, तो ट्रांसफर का छोटा सा डिटेल दिया हुआ है। पहला सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड में ट्रांसफर होगा जो वेलोसिटी होगा वो क्या कैसे बताएगा? v इज इक्वल टू रूट ऑफ नीटा अपॉन
डेंसिटी, यहाँ पर नीटा क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, क्या है ये, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। और ये क्या है आपका, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जो ऑब्वियसली बात है रो है तो रो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। इनके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है, बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है छोटा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है, स्ट्रेच स्ट्रिंग, अगर कोई रस्सी है उसको मैं खींच लूँ तो वो भी सॉलिड ही है यार, लेकिन वो क्या है, उसका लेंथ है, लंबाई आ जाती है उसकी। यहाँ पर कोई सा भी सॉलिड आ रहा है इस जगह, जैसे कि बोर्ड हो गया, अब बोर्ड एक सॉलिड है, तो उस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला काम करता है, ये वाला, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। किसकी रिजिडिटी की बात कर रहा है, इस बोर्ड की रिजिडिटी की बात कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया आपका, स्ट्रेच स्ट्रिंग, ये किसी रस्सी की बात कर रहा है। इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या लगेगा, V इज इक्वल टू रूट ऑफ T फॉर टेंशन अपॉन M, ठीक है। ये M क्या है, मास, किसका मास है ये, लीनियर मास, किसके मास की बात कर रहा है ये, स्ट्रिंग के मास की, और स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रेट है, सीधी है, तो उस कंडीशन में M क्या कहलाएगा, लीनियर मास डेंसिटी, क्या कहलाएगा M आपका, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। समझ रहे हो, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी सुना होगा आप लोगों ने ये, ठीक है। तो वो वाला M यहाँ पर दिया हुआ है, लीनियर मास डेंसिटी M है, और ये T4 क्या है आपका, टेंशन। तो हमें इसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करनी, इवन ये 2 पॉइंट्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी, हमें किसके बारे में बात करनी है, गैसेस के बारे में, ठीक है, क्योंकि साउंड किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, गैस की बात करेंगे। तो दूसरा पार्ट है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव को आप वैसे भी जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ठीक है, पार्टिकल कैसे ट्रेवल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। इसका पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, इफ द मीडियम इज सॉलिड, मैंने क्या बोला था, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो सॉलिड लिक्विड गैस सबसे ट्रेवल करता है, ठीक है। तो पहला इन द केस ऑफ सॉलिड की बात कर रहा हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू रूट ऑफ बीटा, ये बीटा है मतलब B, बल्क मॉड्यूलस कहलाता है ये, प्लस 4/3 नीटा, जब बात कर रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, डिवाइड बाई डेंसिटी, डेंसिटी किसकी, सॉलिड की, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगता है। फिर बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम किसकी बात करने वाले हैं, मेनली गैसेस की, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ये फॉर्मूले के लिए हो गया। हाँ, दूसरा क्या बोल रहा है, इफ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रोड, अगर जो सॉलिड है वो एक लंबी रोड की फॉर्म में है, यहाँ पर क्या लिया था मैंने, स्ट्रिंग लिया था, यहाँ क्या ले रहा हूँ मैं, रॉड ले रहा हूँ, लंबी रोड, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू रूट ऑफ Y अपॉन रो, यहाँ पर Y क्या है आपका, यंग मॉड्यूलस, जैसे यहाँ पर B क्या था, बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। वैसे यहाँ क्या है, Y नाम सुना होगा आप लोगों ने, यंग मॉड्यूलस है ये, ठीक है। और इसका डिवाइड बाई रो, रो क्या है, डेंसिटी रॉड का ऑब्वियसली, ठीक है। अब फिर से किसकी बात करी मैंने यहाँ पर, लिक्विड की, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा उसका, रूट ऑफ बी बाय रो, बी क्या है पर बल्क मॉड्यूलस, और रो क्या आपका, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। और लास्ट में बात करूंगा मैं किसकी, गैस की। ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो साउंड की बात करता हूँ मेनली किस में बात करूंगा, आपका गैसेस में, एयर में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू रूट ऑफ P बाय रो, मतलब P फॉर प्रेशर होगा यहाँ पर, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो P फॉर प्रेशर, आप नोटिस करेंगे कि जो लिक्विड का है फॉर्मूला और जो गैस का फॉर्मूला है वो लगभग सेम है, बस इतना डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस की जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, B की जगह प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक। और कुछ ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में, ये फॉर्मूला जो था वो न्यूटन ने दिया था एक्चुअल में। किसने दिया था ये फॉर्मूला, न्यूटन ने दिया था, ठीक है। इसकी कहानी मैं सुनाना नहीं चाहता, काफ़ी लंबी सी कहानी है इसकी। ये फॉर्मूला जो दिया था वो बेसिकली न्यूटन ने दिया था, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, आप क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, 332 मीटर पर सेकंड, राइट। अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस निकालूं इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो वैल्यू आएगा करीब करीब 291 या 292 के अराउंड, ठीक है। तो प्रैक्टिकली वो वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, प्रैक्टिकली वैल्यू 332 तो पहले निकाल चुके थे, फिर हम क्या कर रहे थे, थ्योरेटिकली निकाल रहे थे, मैथमेटिकली निकाल रहे थे कि यार हमने जो वैल्यू निकाला है 332 वो सही है या नहीं है। तो न्यूटन ने निकाला, और उसने क्या बोला कि ये फॉर्मूला लगेगा, उसने ये फॉर्मूला बनाया और बोल दिया कि वैल्यू सही आ रही है। उसने बोला कि मेरे हिसाब से साउंड का स्पीड कितना आ रहा है, 291 या 292 के अराउंड कोई वैल्यू होता है इसका। तो उसने बोला यार ये वैल्यू तो गलत आया, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला था ओवरऑल, ये फॉर्मूला न्यूटन ने दिया था, और ये फॉर्मूला परफेक्ट नहीं है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे और अपग्रेड किया हुआ है, और इसका फॉर्मूला बाद में पता है क्या बना, गामा P बाई रो। यहाँ पर गामा क्या है आपका, एडियाबैटिक इंडेक्स। ये कब समझ में आएगा, जब थोड़ा सा हीट थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको जरूर समझ में आने लगेगा गामा वगैरह का वैल्यू, ठीक है। गामा क्या होता है आपका, गामा P बाई रो, P क्या आपका प्रेशर है ही, और रो दिया हुआ है यहाँ पर,
ठीक है। ये क्या है आपका एडियाबेटिक इंडेक्स का वैल्यू, जिसका वैल्यू एयर के लिए शायद 1.4 के अराउंड होता है। ठीक है, इससे अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो इससे आंसर जो आएगा वो आएगा 332 अराउंड कुछ। ठीक है, तो ये आपका एयर में होता है वैल्यू। ठीक, कोई और काफी आसान है ये वैसे। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। छोटा सा टॉपिक है। स्पीड ऑफ साउंड मैं वैक्यूम में लिख देता हूं, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 0, V फॉर वैक्यूम। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की बात कर लेते हैं, कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 332 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर की बात कर लेते हैं, कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्स डेटा है राइट। और स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना होगा आपका 1500,000 मीटर पर सेकेंड। तो ये डिफरेंट मीडियम में साउंड का जो स्पीड होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वैल्यू ध्यान रखनी है। साउंड का स्पीड जब आएगा वैसे एग्जामिनर देगा, आपको क्या करना है, बस इससे रिलेटेड जो वैल्यू है, जैसे कि थोड़ा हो सकता है कि प्लस आ जाए, थोड़ा माइनस आ जाए, एग्जैक्ट नहीं आता, थोड़ा प्लस माइनस चल जाता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। हम जो आगे बात करेंगे साउंड की स्पीड की, वो इससे रिलेटेड बात करेंगे और इससे रिलेटेड बात करेंगे। बाकी हम वो किसी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि मेनली हमारा काम किससे है, इससे है। ठीक है, तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। यार हमने स्पीड ऑफ साउंड पढ़ लिया है, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो साउंड के स्पीड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरा जो पहला मैंने पॉइंट लिया है वो है ऑन द वेलोसिटी ऑफ विंड। वेलोसिटी ऑफ विंड मतलब जैसे समझ लीजिए मैं ऐसे करके बोल रहा हूँ और हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, तो सोचो कि वो मेरे साउंड को, मेरी साउंड एनर्जी को सपोर्ट कर रही है, अपोज कर रही है। आप बोलोगे सपोर्ट कर रही है, क्योंकि साउंड भी उधर जा रहा है और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो सपोर्ट करेगी ना। ठीक है, जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो, इमेजिन करो। ठीक है, अब हवा भी उस साइड चल रही है तो आपको सपोर्ट करेगी। हो सकता है आपको जो फोर्स लगाना पड़ रहा है नीचे वो कम लगाना पड़ेगा। अगर आप साइकिल चला रहे हो और हवा अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो क्या होगा, अपोज कर रही है, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको आगे ले जाने के लिए साइकिल को। यस और नो, वैसे कुछ सीन यहाँ पर है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, द वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक, आप ये देखिए, मान लीजिए इस तरह समझा देता हूँ मैं आपको। ये मान लीजिए आपका वेलोसिटी ऑफ विंड इस डायरेक्शन में, विंड का वेलोसिटी मैं इसको W से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये सॉरी वेलोसिटी ऑफ साउंड ले लेते हैं, ये एक काम करते हैं, विंड मान लेता हूँ मैं इस डायरेक्शन में चल रहा है, विंड W कर देता हूँ मैं। ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड, मतलब साउंड किस डायरेक्शन में जा रहा है आपका, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अगर आपने W भी पढ़ा है, वर्क एनर्जी पावर, तो डेफिनेटली ये आसानी से हो जाएगा आपका, डेफिनेटली हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये वेलोसिटी साउंड, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, V से कर दूँ। ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, W ऐसे चल रहा है टेंजेंशियली। अब यार ये कहीं भी निकाल सकता हूँ इसका वैल्यू में। अब ये इधर चल रहा है तो इसका वैल्यू अगर मैं इस डायरेक्शन में निकालूंगा, एक्स के डायरेक्शन में, तो कैसे कितना होगा W cos थीटा, और इधर कितना होगा W sin थीटा। ये कब समझ में आएगा, तो अपने वेक्टर के कंपोनेंट निकालने देखे होंगे। ठीक है, इधर देखिए नेक्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, इसको केस नंबर 1 की बात करता हूँ। केस नंबर 1 में थीटा इज इक्वल टू कितना ले लूँ मैं, 0 ले लूँ, 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, ये तो इधर चल ही रहा है पहले, V प्लस, अरे दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो ये भी इधर आ जाएगा। कितना हो जाएगा फॉर्मूला, W cos थीटा। ठीक है, और cos थीटा का वैल्यू मैं कितना ले लूँगा, cos 0 है ना, cos 0। और cos 0 कितना होता है आपका, cos 0 का वैल्यू, sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना होगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा V प्लस W, ये आएगा वेलोसिटी ऑफ विंड। कितना हो गया, V प्लस W। अब मुझे लगता है ये वैल्यू क्या है आपका जो आया है वो मैक्सिमम है, राइट। अब मैं बात करूँगा किसकी, पॉइंट नंबर 2 की। अगर थीटा का वैल्यू कितना हो जाए आपका 45 ले लीजिए, डायरेक्टली 90 ले लें, सीधा 90 ले लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला कितना बन जाएगा, V प्लस W cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा V प्लस 0। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर cos 90 का वैल्यू कितना होगा आपका 0 के बराबर। ठीक है, एक और बात करते हैं लास्ट में, 90 की जगह 180 लेकर देखते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा V प्लस cos 180, तो कितना हो जाएगा -1, कितना होगा -1 होगा, तो ये हो जाएगा V माइनस W।
तो यहाँ पर मिनिमम होगा, यहाँ ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये नेगेटिव में आ गया, ये W माइनस W हो गया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये वाला छोटा सा पार्ट था, इस पे अगर देखेंगे आप तो 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं, एनटीसी में एक बार आ चुका है और नॉर्मली क्वेश्चन बन ही जाते हैं कई बार। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। इसका इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करने वाले हम लोग यहाँ पे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड। देखिए इसकी मैं कब की बात कर रहा हूँ, ये कब बात कर रहा हूं मैं, जब टेम्परेचर का वैल्यू कितना होगा आपका, कांस्टेंट होगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात कर रहे हैं कब, जब टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा मेरे पास, कांस्टेंट होगा। फॉर्मूला क्या था प्रेशर के लिए, गामा पी बाई रो। शायद यही फॉर्मूला था जब मैंने प्रेशर की बात की थी। गामा क्या था, एडियाबेटिक इंडेक्स, थोड़ी देर पहले बात की हम लोगों ने, ठीक है, गामा पी बाई रो। इज दैट क्लियर। हाँ, इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला है, चाहो तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू गामा आर टी बाई एम। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। अभी कैसे आया थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कैसे आया फॉर्मूला गामा पी बाई रो से। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन सुना होगा आप लोगों ने। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, पी क्या है, प्रेशर, वी फोर क्या है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम से मुझे याद आया डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m बाई रो, मास अपॉन रो। क्या मैं यहाँ पे पी वी को, मतलब P तो एज इट इज रहेगा, V को मैं मास अपॉन डेंसिटी से रिप्लेस कर सकता हूँ। N का वैल्यू, नंबर ऑफ मोल कितना ले लूँ, नंबर ऑफ मोल को कितना ले लो, 1 यूनिटी, और ये R और ये T। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। अब एक काम करें, P इज इक्वल टू P बाई रो। आप एक काम करें, P बाई रो इज इक्वल टू निकालें तो कितना हो जाएगा, आर टी बाई एम। आप यहाँ से देखें P बाई रो इज इक्वल टू कितना है, आर टी बाई एम। क्या मैं यहाँ पे भी मुझे कुछ P बाई रो दिख रहा है, देखो इधर गामा P बाई रो। तो P बाई रो की बात करूँ ओनली तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, गामा अपनी जगह पर रहेगा, P बाई रो को किससे रिप्लेस कर दूंगा मैं, आर टी बाई एम से, आर टी बाई एम। ये एक्चुअल में स्मॉल एम है ये, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। जब मैंने लिखा था ना डायरेक्टली वो इस तरह बनता है एक्चुअल में, कंफ्यूज नहीं होना। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्टली समझ में आनी चाहिए। तो ये V इक्वल टू कितना हो गया, गामा आर टी बाई, गामा क्या है आपका, एडियाबेटिक वही इंडेक्स जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली एयर के लिए 1.4 के बराबर होगा। तो V इक्वल टू आर टी बाई एम होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ मेरा काम तो क्या था, प्रेशर का इफेक्ट निकालना था। आप ये देखिए कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। जितना जितना प्रेशर बढ़ाऊंगा उतना उतना डेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब दोनों का जो रेशो होगा वैल्यू आ जाएगा, फाइनल कितना आएगा, 1 के बराबर। मतलब ये कि प्रेशर को चेंज करने से कुछ खास चेंज नहीं आएगा, दोनों का वैल्यू बराबर आ जाएगा। मतलब प्रेशर को चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला, यहाँ से ये पता लग रहा है देख के। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो, मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जब टेम्परेचर क्या है आपका, कॉन्स्टेंट है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा आर टी बाई एम, ठीक है। गामा आर टी बाई एम ये भी हो सकता है और P बाई रो भी हो सकता है। मतलब ये कहा है कि अगर मैं प्रेशर को चेंज करूंगा तो वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इन शॉर्ट ये फाइनल कंक्लूजन लिखा हुआ है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नीचे लिख लेना कि प्रेशर को चेंज करने से, इंक्रीज या डिक्रीज करने से वेलोसिटी में कोई भी, स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं आता। इज दैट क्लियर, ठीक है। ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 2। काफ़ी आसान है, इतना कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं है। अच्छा, इससे जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो भी ऐसे ही होंगे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे कि जो फॉर्मूला हमने लिखाए हैं उससे से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका पॉइंट नंबर 3, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। अब हम किसकी बात करने वाले हैं भैया, डेंसिटी की बात करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, क्या मैं इसको काम में ले सकता हूँ क्या डेंसिटी के लिए। आपको पता होगा कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट रो। अरे देखो ना, यहाँ से बोल सकता हूँ क्या, ओनली डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब मैं डेंसिटी को चेंज करूँ तो क्या, ओनली जब प्रेशर कांस्टेंट हो, ये भी लिख लो, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, तभी तो काम करेगा भैया। प्रेशर को छोड़ दो, उसको हटा दो साइड में, तू हट जा। प्रेशर कांस्टेंट है तो V इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रो के, रूट रो के बराबर। इज दैट क्लियर, ये तो हो गया। मतलब रिजल्ट क्या निकल रहा है,
कि सर डेंसिटी को चेंज करने से वेलोसिटी में चेंज आएगा या नहीं आएगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं कहा हाँ आएगा, आएगा नहीं आएगा, आना चाहिए। अब मैं एक काम करता हूं, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, किसका, ऑक्सीजन का एंड हाइड्रोजन का, ये एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, डेंसिटी की। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो 16 टाइम होता है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के। ये तो आपको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, पक्की बात है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, या किस कैसे भी करके निकाल लो। अब मैं अगर ये निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/रूट फॉर ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा 1/रूट फॉर हाइड्रोजन। कर सकते हैं क्या ऐसा? अरे फॉर्मूला तो यही है मेरे पास, लॉजिक। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, क्या मैं इसको रूट H अपॉन ओ लिख सकता हूं? क्या बोलते हो, लिख सकते हैं ऐसा? अरे सिंप्लीफाई किया मैंने, कुछ भी नया काम नहीं किया भैया। अच्छा, मुझे एक बात ध्यान आई कि मैं इस रिलेशन को अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, VO अपॉन VH इज इक्वल टू रूट ऑफ, कितना हो गया ये। अगर मैं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को तो एज इट इज रहने देते हैं, ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर देता हूँ, 16 टाइम ऑफ डेंसिटी ऑफ, इससे इसको उड़ा दो, कितना बचा सिंप्लीफाई करने पे, VO अपॉन VH इज इक्वल टू 1/4। क्या बोलते हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आपका वैल्यू आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, क्या बोलते हो, ठीक है। तो इस तरह में एक एग्जांपल लेकर इसको समझा भी सकते हैं कि डेंसिटी चेंज करने से वेलोसिटी में चेंजेस आता है। एग्जांपल आपके सामने है। ये मेरा क्या हुआ, पॉइंट नंबर 3। अब मैं किसकी बात करने वाला हूं, पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 क्या होगा मेरा, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी पे इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे। अब सोचिए, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा एनवायरनमेंट का तो डेंसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दैट इज द क्वेश्चन। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, पूछ रहा हूं मैं आपसे, सोचो, दिमाग लगाओ, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा दूं, ह्यूमिडिटी समझ रहे हो, मॉइस्चर आ गया, छोटा छोटा मॉइस्चर आ गया, कहाँ पर आ गया, एनवायरनमेंट में। जैसे कि रेनी सीजन में होता है, हल्की सी बारिश हो जाती है तो एक पूरा एनवायरनमेंट गंदा सा हो जाता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि क्या चिपचिपा ऐसा बॉडी हो रहा है, इस तरह का, वो ह्यूमिडिटी, वो ह्यूमिड एनवायरनमेंट कहलाता है, राइट। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं एनवायरनमेंट का ह्यूमिडिटी बढ़ा दूँ तो डेंसिटी ऑफ एयर है, एनवायरनमेंट का डेंसिटी है, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। क्या बोलते हो, सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं यहां पे, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। मैं दो रिलेशन ले रहा था, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर और डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। आप सोचकर देखिए, ह्यूमिडिटी बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी कम होगा या डिक्रीज होगा, मतलब आपने क्या बोला, डिक्रीज होना चाहिए। डेंसिटी क्या होना चाहिए यहाँ पर, डिक्रीज होना चाहिए। अब डिक्रीज जब होता है, आप सोचते होंगे दिमाग में कहीं, मतलब ये नॉर्मली जब भी बढ़ाते हो ना, सवाल आते आता है कि यार ह्यूमिडिटी बढ़ाने से तो डेंसिटी बढ़ना चाहिए ना, कम कैसे कर दिया आपने, क्योंकि यार मीडियम का डेंसिटी बढ़ गया, ओवरऑल देखते हो ओवरऑल। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, एयर की। आप ये देखिए कि दो एयर के मॉलिक्यूल के बीच में जब एक वाटर का मॉलिक्यूल आएगा तो दो एयर के मॉलिक्यूल का बीच का जो गैप है वो तो बढ़ जाएगा। अगर दो एयर के मॉलिक्यूल के बीच में कोई तीसरा मॉलिक्यूल बैठा दो, आप दो फ्रेंड बैठे हो, कोई तीसरा का बंदा बैठ गया जो आपको जानता ही नहीं है, तो आप दोनों के बीच का बढ़ेगा या कम होगा, सोच के देखो। वैसे ही वहां हो रहा है, जो अननोन बंदा है, थर्ड पर्सन है, वो आपको जानता ही नहीं है, आपसे उसका रिलेशन नहीं है, वो एयर है, वो वाटर है सॉरी, और आप एयर हो, तो बीच का गैप बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है ना। तो ये रिलेशन यहाँ पर काम करता है, मतलब जो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाता है तो डेंसिटी दोनों के बीच का कम हो जाता है, ठीक है। और जब डेंसिटी कम हो जाएगा तो यहाँ से देखिए, आप इस फॉर्मूले से देखिए, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ की बात करते हैं। अगर डेंसिटी कम हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। समझ में आ गया रीजन,
क्या कर रहे हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होगा, इधर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, एनवायरनमेंट का ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो एनवायरनमेंट डेंसिटी कम हो जाएगा, और डेंसिटी कम हो जाएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। खत्म किस्सा। अरे नहीं आया समझ में, क्योंकि क्या लिखा है मैंने रिलेशन, क्योंकि ड्राई जो मॉइस्चर एयर, मॉइस्ट वाली एयर है, मॉइस्चर एयर है, उसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि पीछे मॉइस्चर आ गया है ना। ड्राई एयर मतलब जहां पर मॉइस्चर नहीं है, अब ड्राई एयर जहां पर मॉइस्चर नहीं होगा वहां का डेंसिटी क्या होगा भैया, ज्यादा होगा, और जहां का डेंसिटी ज्यादा होगा वहां का वेलोसिटी कम होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन ध्यान रखेंगे, काफी आसान है, बस ये लॉजिक ध्यान रखना जो मैंने बताया, क्योंकि आप पढ़ लेते हो लेकिन लॉजिक नहीं पता होता हमें। ठीक है, तो मैंने लॉजिक बता दिया कि ह्यूमिडिटी बढ़ने से कैसे डेंसिटी ऑफ एयर कम होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिफ्थ, पॉइंट नंबर 5। 4 टॉपिक अब तक कर चुके हैं हम लोग, लास्ट टॉपिक है मेरे पास। हाँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के क्या इफेक्ट आएगा टेम्परेचर की वजह से, ऑब्वियसली आता है। ठीक है, मेरे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू गामा पी बाई रो, अभी भी बताया था लास्ट टाइम, पूरा प्रूफ भी किया था। V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा RT बाई M। ठीक है, ये भी प्रूफ किया था। अब यहाँ पे ये जो रिलेशन लिखा हुआ है, मे भी आपने ये रिलेशन पहले नहीं पढ़ा हो, मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ये जो रिलेशन है ये टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड केल्विन का रिलेशन है। ठीक है, आपको याद होगा TC माइनस 0 डिवाइड बाई कितना रिलेशन आता है आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का, 0 से लेकर 100, तो कितना होगा 100 माइनस 0 इज इक्वल टू केल्विन का TC। इनिशियल कितना होता है, टेम्परेचर इन सेल्सियस का रिलेशन। ठीक है, एक्चुअल में ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला मैंने क्या किया है यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, 273 से कितना होता है 373, ये होता है 273 से 373 माइनस 273। क्लास 7th में दिया हुआ है वैसे ये फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये 2 है। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2C माइनस, ये तो हटा दो, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू TK, सॉरी ये K है, केल्विन के लिए है ये, TK माइनस 273 डिवाइड बाई 100, ये रिलेशन निकलता है। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद ही कितना बच जाता है यहाँ पर 5। ठीक है, तो ये रिलेशन मैंने डायरेक्टली मतलब फॉर्मूला है, याद होना चाहिए, वैसे काफ़ी बेसिक फॉर्मूला ही है, तो ये हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको मैं बार बार बताने की जरूरत नहीं समझ रहा, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, हाँ इधर देखिए, अब ये दोनों 5 है, क्या मैं 5 को 5 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, मैं क्या कर देते हैं, ये 273 जो माइनस का लिया हुआ है इसको उठाकर इधर ला सकता हूँ मैं प्लस में, पॉसिबल आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आएगा तो कितना हो जाएगा, TC इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है इसको उठाकर इधर लाए तो कितना हो जाएगा, TK इज इक्वल टू TC प्लस 273, ये वैल्यू आ गया मेरे पास। मतलब ये केल्विन और टेम्परेचर का सेल्सियस का रिलेशन आ चुका है मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड जो, अच्छा ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ जो टेम्परेचर दिया हुआ है T, वो किस में दिया हुआ है आपको याद होना चाहिए, मैंने बोला भी था केल्विन में दिया हुआ है। ठीक है, हम केल्विन में लिखते हैं। आप देखिए कि अगर मुझे कहीं सेल्सियस दिखता है तो मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा ही काम किया हुआ है, ये केल्विन में था तो मैंने केल्विन वाले टर्म को किससे रिप्लेस कर दिया, सेल्सियस से। देखिए यहाँ पर ये TK था, ये केल्विन में है, यहाँ पे ये भी किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए था। क्या था ये, गामा RT, T क्या है केल्विन में, तो मैंने केल्विन को किससे रिप्लेस कर दिया, सेल्सियस से कर सकता हूँ। ठीक है, और ये वैल्यू किस में, ये किस पे है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, जहां पर टेम्परेचर इन सेल्सियस का वैल्यू कितना ले लेते हैं हम लोग, 0। ये होता है स्टैंडर्ड, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस में तो काम था ही नहीं, तो मैंने पहले क्या किया, जितना भी टर्म केल्विन में था उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, सेल्सियस में। करना पड़ा ना, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर किस में आता है आपका, सेल्सियस में, कर दिया। और या तो मैं इसको 0 डिग्री लिख दूं या फिर क्या लिख दूं, 273 केल्विन, करना पड़ेगा। देखो कैसे, ये केल्विन में है, केल्विन को क्या मैं टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273 लिख सकता हूं, हाँ। अब इसने बोला कि भाई साहब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे सेल्सियस का वैल्यू 0 कर दो। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इसको 0 कर देता तो बचेगा क्या तेरे पास, TK का वैल्यू कितना बचेगा, 273 मात्र। तो नॉर्मल कंडीशन में मेरा जो फॉर्मूला होगा ऐसा होगा, इसको मैं हटाकर चाहूं तो TK भी लिख सकता हूं, टेम्परेचर इन केल्विन लिख सकता हूं, केल्विन लिख सकता हूं ना। लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे TC का वैल्यू कितना होता है, टेम्परेचर इन सेल्सियस का वैल्यू कितना होगा, सेल्सियस का वैल्यू 0। तो भाई साहब मैंने जब इसको 0 किया ना इस वाले पार्ट को, तो ये बचा मेरे पास। ओहो, कोई बड़ी बात नहीं की है मैंने अब तक। ठीक है, V अपॉन, अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, इनका रेशो निकाल रहा हूं। ठीक है, जब रेशो निकालूंगा, बेसिकली मेरा जो काम है वो ये फाइंड आउट करने का है, मुझे यही फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और 1/2 कर दीजिए। जब करेंगे तो इसका इस वाली टर्म तो एज इट इज आएगी, ये वाली, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको इससे उड़ा दो, इस वाले पार्ट को इससे उड़ा दो। मेरे पास क्या बचा, न्यूमरेटर में बचेगा टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, डिनोमिनेटर में बचेगा मेरे पास 273। देख लीजिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस वाली टर्म को इंडिविजुअल इसमें डिवाइड कर दो, इंडिविजुअल इसमें डिवाइड कर दो। जब इंडिविजुअल इंडिविजुअल दोनों में डिवाइड करेंगे तो पहला वैल्यू कैसे दिखेगा, टी सी 273 प्लस 273 अपॉन 273, इनको इनसे उड़ा दो, क्या बचेगा 1 प्लस ये 1 मतलब पहले बाद में 1 बच रहा है, टी सी अपॉन 273 प्लस 1 ये बच रहा है, और ये मैंने यहाँ लिख दिया। 1 को आगे पीछे कर सकते हैं भैया, प्लस में मेरी मर्जी, इतना तो करने दोगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया मेरे पास, ये बचा मेरे पास फाइनली। अब इस रूट वाली टर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आप बोलोगे हाँ सर रूट है, पावर में हाफ लगा सकते हो, लगा दिया मैंने। यहाँ पर ग्रेविटेशन में एक कंसेप्ट लगाया था, अगर आपको याद है तो, जब हाइट का हमने वैल्यू निकाला था, जी का वैल्यू जी एट एच, आपको याद होगा हमने पावर को अंदर बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू अंदर लाया था। तो मैं यहाँ पे भी क्या लगाने वाला हूँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन। आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला पता है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। अगर यहाँ माइनस होता तो अंदर भी माइनस आ जाता, बड़ा आसान पार्ट है, ठीक है। तो मैं इसको अंदर लाने वाला हूँ। जब मैं इसको अंदर लाऊंगा तो ये हो जाएगा VSTP इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 प्लस 1/2 TC 273, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ लिख दूँ ऊपर, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो V अपॉन VSTP, एक काम करते हैं VSTP को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाते हैं, तो VSTP, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस T डिवाइडेड बाय 546, ये वैल्यू आ गया मेरे पास। अरे 2 को मल्टीप्लाई करा, अंदर कोई नया काम थोड़ी किया है यार, छोटी मोटी कैलकुलेशन है, सारा फिजिक्स तो यही खत्म हो चुका है इधर ही, ठीक है, इतना कोई बड़ा काम नहीं, फिजिक्स तो यही खत्म हो गया पूरा, यहाँ तो मैथ चल रहा है पूरा, ठीक है। अब इस STP को अंदर मल्टीप्लाई करो। STP का वैल्यू कितना होता है भैया, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 332 मीटर पर सेकेंड, याद रखो मेरे बच्चों, ठीक है। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 332 को अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली, 332 प्लस कितना हो जाएगा ये 332,546 T8C, ओहो, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 332 प्लस 0.61 टेम्परेचर इन सेल्सियस। भाई साहब अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो क्लास 7th में 8th में जब भी साउंड पढ़ाया जाता है तो ये वाला वैल्यू ज़रूर आता है, उठा के देख लेना कभी भी। क्या होता है, आपको इतना बड़ा डिटेल तो नहीं बताते वहाँ क्या बताते हैं सीधा कि टेम्परेचर चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड में क्या डिफरेंस आएगा, कि सर इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं टेम्परेचर को कितना 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दूं तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर को 0 से बढ़ाऊं तो ये मल्टीप्लाई 0 करने पे पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड वही रहेगा जो था। अगर मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं तो अगर मैं इसको 1 कर दूं तो 0.61 बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, समझ गए लॉजिक, तो ये लॉजिक थ्योरेटिकली क्या बोलता है वो कि इफ एनवायरमेंट टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस देन द स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड। अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दूंगा तो स्पीड ऑफ साउंड इतना मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगा। ऐसा यहां पे लॉजिक बताया है। इज दैट क्लियर? तो ये टॉपिक फिनिश हुआ है यहाँ पे, फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो साउंड की स्पीड को अफेक्ट करते हैं, नोट्स बना लेना भैया। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें एक जगह नहीं मिलती, अलग अलग जगह से उठा के बताई हुई है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हम लोग पढ़ चुके थे पहले,
हाई फ्रिक्वेंसी जिसका वैल्यू कितना होता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा अगर है तो किस में आ जाएगा, अल्ट्रासाउंड में। उसकी कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो है वेल्डिंग, एक एप्लीकेशन है मेडिकल पर्पस में, एक एप्लीकेशन है उसका ड्रिलिंग में, एक एप्लीकेशन है उसका क्लीनिंग में। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। वेल्डिंग एप्लीकेशन में बता रहा हूँ अल्ट्रासाउंड के ना, वेल्डिंग, मेडिकल, ड्रिलिंग, क्लीनिंग, ये एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड के। और भी बहुत सारे हैं, भी डिस्कस करते रहेंगे। वेल्डिंग में टंगस्टन जैसे फिलामेंट को, जो मतलब बहुत एक्यूरेसी जहाँ पर वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि जहाँ पर जैसे बड़े बड़े टैंक बनाने, अब टैंक भी ऐसे बनाने जिससे वाटर लीकेज ना हो। आप नॉर्मल घर में वेल्डिंग कराओ, क्या कभी पानी लीकेज नहीं होगा उसके अंदर? होता है। लेकिन अगर मैं इस तरह की हाई फ्रिक्वेंसी वेव से अगर मैं उसकी वेल्डिंग करूँगा तो क्या होगा, उसमें लीकेज वगैरह मतलब बहुत बारीक माइन्यूट जो छोटे जो होल भी वो फिलअप करती है। ठीक है, तो इसका वेल्डिंग में एप्लीकेशन है बहुत। एक बार थ्योरेटिकल एक बार बुक में देखोगे समझ में आ जाएगा। मेडिकल पर्पसेस में इसका ही होता है। आपने तो उसका वो भी उसकी एक तरह की वो होती है, ऑटोप्सी जांच होती है जिसमें बोलता है कि उसका नाम ही अल्ट्रासाउंड है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्ट्रासाउंड नाम है तो नाम भी, उसके काम भी कौन आएगा? अल्ट्रासोनिक वेव काम आएगी, हाई फ्रिक्वेंसी वेव काम आती है। एक्चुअल में ये क्यों काम में ली जा रही है? एक्सरे जो होती है, एक्सरे जो होता है काम तो वो भी करता है, लेकिन वो कभी कभी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए हार्मफुल होता है, मतलब कभी कभी नहीं, हर बार होता है। तो ये जो है ये हार्मफुल नहीं होती, इट इज़ लेस हार्मफुल एज कम्पेयर टू एक्सरे, इसलिए काम में लिया जाता है और बॉडी के ऑर्गन्स में इजीली मतलब काम करता है, कुछ भी डिटेक्ट कर लेता है इजीली। तो ये मेडिकल पर्पज में काम आता है। ड्रिलिंग में हाँ बड़ी प्यारी प्यारी डिज़ाइंस बनाना है, बड़ा सा एक प्लेट है उसको ड्रिल करके हॉल करके छोटे छोटे डिज़ाइन बनाने हैं मुझे, तो उसमें भी मुझे किसी काम आती है आपकी अल्ट्रासोनिक वेव की। ठीक है, बहुत माइन्यूट वर्क करती है, बहुत बारीक से काम करती है, छोटे छोटे। ठीक है, कभी कभी एनिमेशन में देखना दिखाया जाता है कई बार। ठीक है, क्लीनिंग में डीप क्लीनिंग जो मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और कॉस्टली होती है, उसके लिए भी क्या काम में लेते हैं हम लोग? अल्ट्रासोनिक वेव, हाई फ्रिक्वेंसी वेव हम लोग काम में लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। डिफेक्ट्स पता करने के लिए, डिफेक्ट पता करने के लिए कैसे काम में लेंगे? जैसे मान लो एक आपने वो देखी है शेड, टीन शेड देखे आप लोगों ने? तो टीन जो बनाए जाते हैं या पाइप्स जो बनाए जाते हैं आयरन के, मेटल, प्लास्टिक, किसी के भी ले लो, तो वो जो बनाए जाते हैं तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि वो कहीं से लीकेज नहीं होते, ऐसा मतलब अमूमन देखा जाता है। तो इतनी एक्यूरेसी कैसे आई? क्या कोई ह्यूमन ऐसे काम कर सकता है? नहीं, वो मशीन से होता है, उनकी चेकिंग मशीन से होती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे एक प्लेट, कोई शेड है, लंबी सी प्लेट है, उसको चेक करना है कहीं से फॉल्ट तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है, टूटी हुई तो नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि एक साइड से, एक एंड से क्या करते हैं, उस पर अल्ट्रासोनिक वेव डालते हैं इस तरह। अब कहीं से अल्ट्रासोनिक वेव रिपीट होकर, अगर रिपीट होकर वापस आई थी, घूमकर वापस आई थी, तो समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पर जिस जगह से घूमकर वापस आ रही है वहाँ के आपका क्रैक है, और जिस जगह से सीधी निकल गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ से वापस आ रही है समझ लो क्रैक है। समझ गए? तो इस तरह ये काम करता है। नेक्स्ट आपने देखा होगा बैट, चमगादड़ जिसको बोलते हैं साफ साफ। ठीक है, वो क्या करती है? वो मेनली अल्ट्रासोनिक वेव भी काम में लेती है। वो जब बोलती क्या कुछ जैसे भी बोलती है, आई डोंट नो, तो वो क्या करती है? अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करती है, और उसकी अल्ट्रासोनिक जाती है, टकराती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, वापस आती है, उसको सुनाई देती है। ठीक है, तो क्या करती है? सामने वाले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेती है, चाहे वो न देखे, बिना देखे भी ऑब्जेक्ट कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है, और अपना डायरेक्शन बदल देती है। ठीक है, तो ये बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है उनका, बिना देखे भी अपना काम चला लेती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। एक होता है इमल्शन, मतलब कोई भी एक लिक्विड है उसको हाई टेम्परेचर पे एकदम से इंस्टेंटली गर्म करने के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं? मतलब अल्ट्रासोनिक वेव काम में लेते हैं। जैसे कि प्रिजर्वेशन के लिए आप हनी है, शहद है, हम उसको लंबे टाइम तक के लिए रखते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेशन के लिए। तो प्रिजर्वेशन के जब रखा जाता है तो क्या करते हैं, उसमें अल्ट्रासोनिक वेव की वेव ट्रैवल कराई जाती है। उससे क्या होता है, उसमें कभी क्रिस्टल नहीं बनते, क्रिस्टल नहीं बनेंगे तो क्या होगा, वो लंबे टाइम तक चलता रहेगा, मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है गैल्टन विसिल, इसका एग्जांपल है। एक्चुअल में ये एक तरह की विसिल होती है जो कि जो डॉग्स होते हैं उनको बड़ा अट्रैक्ट करती है। तो डॉग्स को
ट्रेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए इस तरह की। और ये जो गैल्टन व्हीसिल है क्या करती है, अल्ट्रासोनिक हाई फ्रीक्वेंसी वेव ही प्रोड्यूस करती है। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशंस थे यहाँ पे, ठीक है। किसके हैं ये, उसके अल्ट्रासोनिक हाई फ्रीक्वेंसी वेव के। नेक्स्ट बात करते हैं सोनार। ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सोनार। इसका जो फुल फॉर्म है सोनार का, वो कई बार आया हुआ है, कई बार एग्जाम में। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आप याद रखें, लिख ले, कहीं भी गलत ना लिखें, कई बच्चे गलत लिखते हुए देखे मैंने। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये इसका फुल फॉर्म है। और सोनार क्या है, एक डिवाइस है, एक अपरेटस है, डिवाइस है, जो क्या करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड हाई फ्रिक्वेंसी वेव को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जैसे वो कहाँ मेनली लगाई जाती है, शिप वगैरह में लगाई जाती है। जैसे कि मान लें आपका ये शिप है, यहाँ पर इस जगह आपका शिप ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ मैंने क्या लगाया हुआ है, आपका सोनार लगाया हुआ है। अब इसका यूटिलाइज क्या है, यहाँ पर एक जगह ये मान लेते हैं आपका सी का बेस है, यहाँ से ये अल्ट्रासोनिक हाई फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर रही है, और ये वाला जो है वो क्या कर रहा है, इसको रिसीव कर रहा है। एक वेव को प्रोड्यूस कर रहा है, एक वेव को रिसीव कर रहा है, रिसीवर है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये डेप्थ ऑफ द सी बार बार चेक करता है कि साउंड का वेव जा रहा है, अल्ट्रासोनिक वेव जा रहा है और टकराकर वापस आ रहा है, कितनी देर में वापस आ रहा है, उससे हमें क्या पता लगेगा, डेप्थ ऑफ द सी पता लगेगा। एग्जांपल के लिए इस डिवाइस ने, सोनार ने क्या किया, अल्ट्रासोनिक हाई फ्रीक्वेंसी वेव प्रोड्यूस किया, ट्रांसमिट किया, और ये वापस इसको रिसीव हुआ, गया, वापस आया, ठीक है। मान लेते हैं जाकर वापस आने में इसको कितना टाइम लगा, 4 सेकंड। मान लेते हैं कितना टाइम लगा जाकर वापस आने में, 4 सेकंड। और स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 1 पॉइंट, इतना ले लें जितना दिया हुआ था अपन को, ठीक है। अब मुझे डिस्टेंस पता करनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, S इज इक्वल टू VT/2। V का वैल्यू कितना है, टाइम का वैल्यू कितना है, T का वैल्यू, 4 सेकंड में वापस आके जाके। अब वो कंफर्म होगा जाने का टाइम कितना लगा होगा इसको जाने में, और आने में टाइम कितना लगा होगा इसको, 2 सेकंड, ठीक है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ गया 3000 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर। मतलब आपका शिप अभी भी डेप्थ ऑफ द सी से कहाँ चल रहा है, कितना मीटर ऊपर चल रहा है, कितना किलोमीटर ऊपर चल रहा है, 3 किलोमीटर ऊपर चल रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि शिप कहीं ऐसी जगह तो नहीं जा रहा जहाँ पर धीरे धीरे डेप्थ कम हो जाए, शिप सिंक हो जाए, टूट जाए, डैमेज हो जाए, कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो ये डिटेक्शन में काम आती है। और अल्ट्रासोनिक ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये जो वेव है ये नॉइस वगैरह से डिस्टर्ब नहीं होती। जैसे कि मैं हूँ, अब मैं भी बोल रहा हूँ, मेरी भी कोई फ्रीक्वेंसी है, पक्की बात है, लेकिन मैं जब बोलूँगा और इधर से आप बोलने लगे, ठीक है, तो क्या आपकी साउंड मेरी साउंड को डिस्टर्ब कर सकती है। जैसे क्लास में कई सारे बच्चे बोल रहे होते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है, तो टीचर क्या बोलता है कि भाई मत बोलो, पीछे वालों को सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब डिस्टर्ब हो रहा है पीछे वाला, तो उनकी साउंड ने एक साउंड को डिस्टर्ब कर दिया। वैसे ही इस कंडीशन में किसी भी तरह का नॉइज, जैसे शिप है, अब शिप चल रहा है, तो शिप में कंफर्म है कि इंजन भी ऑन होगा। अब इंजन यार इतने बड़े शिप का इंजन छोटा मोटा तो होगा नहीं, हीरो होंडा स्प्लेंडर का बड़ा इंजन होगा, ठीक है। और बड़े इंजन का जो साउंड होता है, साउंड भी ज़्यादा होना चाहिए, तो वो साउंड, इंजन का साउंड या कोई भी नॉइज किसी भी तरह का, उससे अल्ट्रासोनिक वेव का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए ये एक्यूरेसी से काम करती है, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा एग्जांपल हुआ है यहाँ पे, और इसके यूटिलाइज भी काफ़ी है, नो डाउट, ठीक है। सोनार क्या है, सोनार का फुल फॉर्म याद रखना, रिपीट कर देता हूँ, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यूज़ कहाँ पर हो रहा है समझ में आ चुका है, ठीक है। और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं इनके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं हम लोग, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है, जैसे रिफ्लेक्शन होता है मतलब इको, वैसे ही रिवर्बरेशन होता है। लेकिन रिवर्बरेशन में क्या होता है, साउंड जाता है, वापस सुनाई तो देता है, लेकिन थोड़े डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद। कैसे समझते हैं, ये मान लेते हैं आपका रूम है, यहां पर एक कोई साउंड सोर्स लगा हुआ है, टीवी ऑब्वियसली, और यहां आप बैठे हुए हैं इस जगह, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी सामान वगैरह जो भी सब रखा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीज़ें होंगी, फैन वगैरह लटका होगा, कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ इस जगह से, अब आपको साउंड सुनाई देना है, हाँ सुनाई देगा। कुछ साउंड डायरेक्ट जाएगा, सीधा ट्रैवल करता हुआ, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले जो साउंड पहुँचेगा कौन सा पहुँचेगा, जो सीधा जा रहा है डायरेक्ट, सबसे मिनिमम टाइम वही लेगा। कुछ साउंड यहाँ भी जाएगा, कुछ साउंड यहाँ भी जाएगा, क्या बोलते हो, और वापस आपको सुनाई देगा ये साउंड।
आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हो? तो क्या सभी साउंड जो अब तक पहुंच रहे हैं सेम टाइम में पहुंच रहे हैं? पहले ये सोचो आप, क्या सभी साउंड जो पहुंच रहे हैं वो सेम टाइम में पहुंच रहे हैं? आप बोलोगे नो, सबका पहुंचने का टाइम क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट है। सभी साउंड जो पहुंच रहे हैं उनका टाइम क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। कोई अलग टाइम पे पहुंच रहा है, कोई अलग टाइम पे पहुंच रहा है, तो ये इक्वल्स थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। रिवर्बरेशन क्या होता है? होता रिफ्लेक्शन जैसा ही है, लेकिन साउंड का रिफ्लेक्शन है, रिपीटेशन है फ्रॉम डिफरेंट एंड द डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग, ठीक है। साउंड पहुंच अभी भी रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग में, ठीक है। मतलब एक ही साउंड हो सकता है आपको बार बार सुनाई दे। अब मान लो, सोच लो, आप थिएटर में मूवी देखने गए, एग्जाम्पल के लिए, बड़ा थिएटर है, काफ़ी बड़ा है, और वहाँ पे रिवर्बरेशन हो रहा है। एक साउंड आया तो डायरेक्ट खुपाच अंदर घुस गया, सुनाई दे रहा है तेरे को। दूसरा साउंड आया, कहीं से टकरा के फिर आया। 3, 4, 5, 6, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 साउंड आ रहे हैं। अरे भाई साहब, उसने बोला था डिशुम, एक्टर ने किसी को मारा डिशुम, और वो डिशुम तुझे 50, 100 बार, 200 बार सुनाई दे रहा है। कहीं ना कहीं से टकरा के वापस आ गया। क्या तेरे लिए अच्छा है? क्या दोबारा कभी देखने जाएगा मूवी? एक ही साउंड डिशुम 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 बोला 2 घंटे पहले है, आ साउंड अभी भी रहा है। इमेजिन कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब थोड़ी देर पहले बोला है, साउंड अभी सुनाई दे रहा है। क्या ये आपके लिए कन्वीनियंट है? इज इट कन्वीनियंट फॉर अस? नो। आप दोबारा देखने जाओगे? नो भैया, मैं तो अपने मोबाइल में देख लूँगा, उसमें साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होता कहीं भी। तो हम क्या करते हैं, मतलब थिएटर में क्या करते हैं कि वो इस तरह की क्वालिटी बनाते हैं, जो उसका वॉल्स होती है, उसकी जो रूफ होती है, वो इस तरह का डिज़ाइन किया जाता है कि साउंड बार बार रिफ्लेक्ट नहीं हो। जैसे कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, इधर से रिफ्लेक्ट होगा, तो क्या करते हैं, साउंड एब्जॉर्बिंग वॉल बनाते हैं। जो कर्टन्स लगे होते हैं साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसका छत होता है, उसका रूफ होता है, वो इस तरह का बना होता है। साउंड को जो रिफ्लेक्ट करता है डायरेक्ट ऑब्जर्वर तक पहुंचता है। रिमेनिंग मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि जो अदर साउंड है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट ना हो, क्या करें, वो एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। उससे क्या होता है, साउंड क्वालिटी बढ़ जाती है। इसीलिए तो लोग देखने जाएंगे, वरना क्यों देखने जाएंगे? क्या बोलते हो? ठीक है, तो ये होता है आपका रिवर्बरेशन, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।